वो अनजान कॉल जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। रात के ठीक 2 बज रहे थे। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ ठंडी हवा की सीटी और दूर कहीं से आती गोलियों की हल्की सी आवाज सुनाई देती थी। भारतीय सेना के जवान चौकसी में लगे थे क्योंकि हर कदम पर खतरा था। लेकिन उस रात खतरा सिर्फ सामने से नहीं था, खतरा छिपा हुआ था ऊंचाइयों पर, उन चोटियों पर जहां से दुश्मन नीचे हर हलचल को देख सकता था। और उसी रात एक फोन कॉल हुआ, एक ऐसा फोन कॉल जिसने आने वाले दिनों में न सिर्फ कई भारतीय सैनिकों की जान बचाई बल्कि पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। लेकिन सवाल यह है, वो कॉल किसने किया और क्यों? क्या वो सच में एक जासूस था या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज ही नहीं हुआ? कहानी शुरू होती है 1999 की गर्मियों से, जब पूरे देश को अभी तक ये अंदाजा भी नहीं था कि कारगिल की ऊंचाइयों पर क्या चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य दिख रहे थे। बस कुछ महीनों पहले ही दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू हुई थी और शांति की बातें हो रही थी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। धीरे धीरे चुपचाप पाकिस्तान की सेना और घुसपैठिए भारतीय सीमा के अंदर घुस चुके थे। उन्होंने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना को इसका अंदाजा तक नहीं था। ये सिर्फ एक घुसपैठ नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। मई 1999, एक स्थानीय चरवाहे ने सबसे पहले कुछ संदिग्ध हलचल देखी। उसे कुछ अजनबी लोग दिखाई दिए जो भारतीय सेना के जवानों जैसे नहीं लग रहे थे। उसने तुरंत ये जानकारी सेना को दी। शुरुआत में इसे सामान्य घटना समझा गया, लेकिन जब जांच हुई तो सच सामने आया। दुश्मन पहले ही हमारी जमीन पर कब्जा जमा चुका था, और वो भी ऐसी जगहों पर जहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। भारतीय सेना के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, लड़ाई थी उस ऊंचाई से जहां से दुश्मन हर हरकत देख सकता था, जहां से वो नीचे बैठे भारतीय जवानों पर आसानी से हमला कर सकता था। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय सेना ने एक एक इंच जमीन वापस लेने का संकल्प लिया, लेकिन हालात आसान नहीं थे। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के पास बढ़त थी और हर कदम पर जान का खतरा था। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। एक रात भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी के पास एक अजीब कॉल आया। कॉल करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक अजीब आत्मविश्वास भी। उसने कहा, आपकी जवान खतरे में है। जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं वहां दुश्मन ने पहले से जाल बिछा रखा है। अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि ये जानकारी बेहद संवेदनशील थी और इसे सिर्फ वही जान सकता था जो दुश्मन के बेहद करीब हो। पहले तो उस कॉल को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब भारतीय जवान उसी दिशा में आगे बढ़े तो उन्हें भारी फायरिंग का सामना करना पड़ा। कई जवान घायल हुए और कुछ ने अपनी जान गंवा दी। तभी अधिकारियों को एहसास हुआ कि वो कॉल कोई मजाक नहीं था, वो चेतावनी थी। अगली रात फिर वही कॉल आया। इस बार कॉल करने वाले ने और भी ज्यादा सटीक जानकारी दी। उसने दुश्मन की पोजीशन बताई, उनकी संख्या बताई और यहां तक बताया कि किस समय हमला करना सही रहेगा। अब सवाल और गहरा हो गया था। वो व्यक्ति कौन था? क्या वो भारतीय जासूस था या फिर दुश्मन के अंदर से कोई जो भारत की मदद कर रहा था? सेना ने उस जानकारी को इस्तेमाल किया, रणनीति बदली गई और जब हमला किया गया तो इस बार नतीजा अलग था। भारतीय सेना ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उस अनजान कॉलर की जानकारी कई ऑपरेशनों में काम आने लगी। हर बार वो सही साबित होता, हर बार उसकी दी हुई जानकारी से जवानों की जान बचती। लेकिन एक रहस्य और गहराता जा रहा था, क्योंकि उस कॉलर ने कभी अपनी पहचान नहीं बताई, उसने कभी कोई श्रेय नहीं लिया और हर बार कॉल करने के बाद वो गायब हो जाता। कुछ अधिकारियों का मानना था कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी का हिस्सा था जो दुश्मन के अंदर तक पहुंच चुका था। लेकिन अगर ऐसा था तो उसका नाम रिकॉर्ड में क्यों नहीं था? कुछ का मानना था कि वो कोई स्थानीय व्यक्ति था जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर ये जानकारी दी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि उसे इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल रही थी? और फिर एक दिन वो कॉल आना बंद हो गया। ना कोई संदेश, ना कोई संकेत, बस एकदम सन्नाटा।
उसके बाद भी युद्ध चलता रहा। भारतीय सेना ने एक एक करके सारी चोटियां वापस ली और आखिरकार कारगिल युद्ध में जीत हासिल की। लेकिन उस अनजान कॉलर की कहानी वहीं अधूरी रह गई। वो कौन था, कहां से कॉल करता था और अचानक क्यों गायब हो गया? कुछ साल बाद एक रिटायर्ड अधिकारी ने एक इंटरव्यू में इशारा दिया कि कारगिल युद्ध के दौरान एक अनजान स्रोत से मिली जानकारी ने कई ऑपरेशनों को सफल बनाया, लेकिन उसने भी नाम नहीं बताया, क्योंकि शायद उसका नाम कभी था ही नहीं, या फिर उसका नाम बताना आज भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दस्तावेज, कुछ गवाह और कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऐसा संकेत देती हैं कि वो अनजान जासूस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक पूरी कहानी थी जिसमें धोखा था, त्याग था और एक ऐसा सच जो आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो व्यक्ति कभी भारत का नहीं था। अगर ये सच है तो सवाल और भी बड़ा हो जाता है, आखिर कौन था वो जो दुश्मन के बीच रहकर भारत की मदद कर रहा था? और उसने ये सब क्यों किया? उसका मकसद क्या था? देशभक्ति या फिर कुछ ऐसा जो हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो सच में दुश्मन के बीच था तो क्या उसके बारे में किसी को पता चल गया था? क्या इसी वजह से वो अचानक गायब हो गया? क्योंकि इतिहास गवाह है, जासूसी की दुनिया में जो पकड़ा जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और शायद इस अनजान जासूस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन कुछ फाइलें, कुछ गुप्त दस्तावेज और कुछ ऐसे सबूत जो आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुए हैं, ये इशारा करते हैं कि इस कहानी का एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जो अब तक छिपा हुआ है। क्या वो जासूस जिंदा था? क्या उसने खुद को छिपा लिया? या फिर उसकी कहानी का अंत किसी अंधेरी घाटी में हो गया? इन सवालों के जवाब अब भी अधूरे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम उन सबूतों की बात करेंगे जो इस रहस्य को और गहरा करते हैं। हम जानेंगे उस अनजान कॉलर के पीछे छिपे सच को और उस सच्चाई को जो शायद आज तक आपसे छिपाई गई है। छुपी हुई फाइलें और एक खतरनाक सच। कारगिल युद्ध खत्म हो चुका था, पहाड़ों पर फिर से सन्नाटा लौट आया था, लेकिन ये सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। इसमें अब गोलियों की गूंज की यादें थीं, बलिदान की कहानियां थीं और कुछ ऐसे रहस्य थे जो अब भी अनसुलझे थे। भारत जीत चुका था, लेकिन हर जीत के बाद कुछ सवाल पीछे छूट जाते हैं, और कारगिल की जीत के पीछे भी एक ऐसा ही सवाल था। वो अनजान कॉलर कौन था? युद्ध के कुछ महीनों बाद दिल्ली के एक सुरक्षित दफ्तर में कुछ अधिकारी एक फाइल पर चर्चा कर रहे थे। ये कोई सामान्य फाइल नहीं थी, इस पर लिखा था हाईली क्लासिफाइड, और उसके अंदर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स थे जो आम लोगों तक कभी नहीं पहुंचे। इस फाइल में उन सभी ऑपरेशनों का जिक्र था जहां उस अनजान स्रोत से मिली जानकारी का इस्तेमाल किया गया था। हर पन्ने पर एक ही पैटर्न था, एक कॉल आता है, जानकारी दी जाती है, रणनीति बदलती है और ऑपरेशन सफल होता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कॉलर की पहचान कहीं दर्ज नहीं थी, ना उसका नाम, ना उसकी लोकेशन, ना ही कोई आधिकारिक रिकॉर्ड। ऐसा लग रहा था जैसे वो व्यक्ति कभी था ही नहीं। लेकिन फिर एक पन्ना ऐसा था जिसने सबको चौंका दिया। उस पन्ने पर लिखा था सोर्स पॉसिबली एम्बेडेड विद इन एनिमी कम्युनिकेशन चेन, यानी वो व्यक्ति दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर था। अब ये कोई साधारण बात नहीं थी। दुश्मन की सेना के अंदर घुसना, उनकी बातचीत सुनना और फिर वो जानकारी बाहर भेजना, ये सिर्फ कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ था, या तो वो एक प्रशिक्षित जासूस था या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही उस सिस्टम का हिस्सा था। लेकिन अगर वो जासूस था तो उसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं? इसी सवाल ने एक नए शक को जन्म दिया। कुछ अधिकारियों का मानना था कि ये अनजान कॉलर दरअसल एक डबल एजेंट हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दिखता दुश्मन के साथ था लेकिन काम भारत के लिए कर रहा था। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक व्यक्ति दोनों पक्षों के बीच काम करता है और सही समय पर सही जानकारी देता है। लेकिन डबल एजेंट होना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो दोनों तरफ से मौत तय होती है, और शायद यही इस कहानी में भी हुआ। फाइल के अगले हिस्से में एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था सोर्स कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी क्या वो स्रोत पकड़ा गया?
इस सवाल के आगे कोई जवाब नहीं था, बस एक खाली जगह, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे अधूरा छोड़ दिया हो। लेकिन उसी फाइल में एक और दिलचस्प बात थी, एक ऑपरेशन का जिक्र जिसमें उस कॉलर ने आखिरी बार संपर्क किया था। उसने बताया था अगला हमला सबसे खतरनाक होगा, दुश्मन पूरी तैयारी में है, अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ये जानकारी बेहद गंभीर थी और इस बार सेना ने बिना देरी किए कार्रवाई की। एक कठिन और जोखिम भरा ऑपरेशन शुरू किया गया। जवानों ने ऊंचाई पर चढ़ाई की, भारी फायरिंग के बीच आगे बढ़े और आखिरकार उस पोजीशन पर कब्जा कर लिया। इस ऑपरेशन में जीत मिली, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। कई जवान शहीद हुए, लेकिन अगर वो जानकारी नहीं मिलती तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। और यही था उस अनजान जासूस का आखिरी योगदान। उसके बाद ना कोई कॉल आया, ना कोई संदेश, जैसे वो अचानक गायब हो गया। कुछ समय बाद एक और रिपोर्ट सामने आई। इस बार ये रिपोर्ट भारत की नहीं बल्कि दुश्मन की तरफ से थी। उसमें लिखा था कम्युनिकेशन ब्रीच सस्पेक्टेड, इंटरनल लीक बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। यानी दुश्मन को शक हो चुका था कि उनकी जानकारी बाहर जा रही है। अब सवाल और गहरा हो गया, क्या वो अनजान कॉलर पकड़ा गया था? अगर हां, तो उसके साथ क्या हुआ? जासूसी की दुनिया में पकड़ी जाने का मतलब होता है पूछताछ, यातना और अक्सर मौत। लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी पहचान बदल ली और कहीं छिप गया। कुछ का कहना था कि वो एक मिशन पर था और मिशन पूरा होने के बाद उसे वापस बुला लिया गया। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये कोई नहीं जानता और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ साल बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एक रिटायर्ड अधिकारी ने एक बंद कमरे में हुई बातचीत में एक ऐसा इशारा दिया जिसने इस पूरी कहानी को और उलझा दिया। उसने कहा, जिसे हम अनजान कॉलर कह रहे हैं वो शायद एक नहीं था। यानी क्या यह संभव है कि वो एक पूरी टीम थी, एक ऐसा नेटवर्क जो दुश्मन के अंदर काम कर रहा था? अगर ऐसा है तो फिर ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं बल्कि एक पूरे गुप्त ऑपरेशन की है। एक ऐसा ऑपरेशन जो कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कारगिल युद्ध के दौरान सिर्फ बंदूकें ही नहीं चल रही थीं, बल्कि छाया में एक और युद्ध चल रहा था। इंटेलिजेंस का युद्ध, जासूसी का युद्ध और विश्वासघात का युद्ध। और शायद यही वो युद्ध था जिसने असली फर्क पैदा किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर वो एक नेटवर्क था तो उसके लोग कौन थे? क्या वो भारतीय थे या फिर दुश्मन के अंदर से ही कुछ लोग जो किसी वजह से भारत की मदद कर रहे थे? और अगर ऐसा था तो उनका मकसद क्या था? पैसा, बदला या फिर कुछ ऐसा जो हम समझ ही नहीं सकते? इन सवालों के जवाब अब भी छिपे हुए हैं, लेकिन कुछ दस्तावेज, कुछ गवाह और कुछ ऐसे सुराग जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, ये इशारा करते हैं कि इस कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा सबसे चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक जासूस की नहीं बल्कि एक ऐसे सच की बात है जो शायद इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखा गया। और अगर वो सच सामने आया तो शायद हमारी समझ पूरी तरह बदल जाएगी। कौन था वो? एक इंसान, एक नेटवर्क या फिर एक ऐसा राज जिसे हमेशा के लिए छिपा दिया गया? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले और आखिरी एपिसोड में, जहां हम इस रहस्य के सबसे करीब पहुंचेंगे। कारगिल की पहाड़ियां आज भी वहीं खड़ी हैं, ठंडी, शांत और बाहर से बिल्कुल सामान्य। लेकिन अगर आप उन बर्फीली चोटियों के बीच खड़े होकर ध्यान से सुने तो आपको सिर्फ हवा की आवाज नहीं सुनाई देगी, आपको सुनाई देगी गोलियों की गूंज, जवानों की चीखें और कुछ ऐसे राज जो आज भी उन पहाड़ों में दबे हुए हैं। कारगिल युद्ध खत्म हुए कई साल बीत चुके थे, देश आगे बढ़ चुका था, ना चुनौतियां आ चुकी थीं, लेकिन कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। और उन्हीं कहानियों में से एक थी वो अनजान जासूस। कैसे एक रहस्यमयी कॉल ने कई ऑपरेशनों की दिशा बदल दी, कैसे एक अनजान स्रोत ने भारतीय सेना को वो जानकारी दी जो शायद किसी और के पास नहीं थी, और कैसे अचानक वो आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। साल 2006 दिल्ली में एक बंद कमरे की मीटिंग।
कुछ रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और इंटेलिजेंस से जुड़े लोग एक पुराने केस पर चर्चा कर रहे थे। ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, ये उन फाइलों के बारे में थी जो आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई हैं। एक अधिकारी ने धीरे से कहा, हमने उस समय जो देखा वो सिर्फ आधा सच था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, वो अनजान कॉलर सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं था, वो खुद एक कहानी था। अब सवाल ये था, कैसी कहानी? इसी मीटिंग में एक ऐसा दस्तावेज सामने आया जो इस पूरे रहस्य की दिशा बदल देता है। उस दस्तावेज में लिखा था, ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट विद डीप कवर, आइडेंटिटी विथहेल्ड परमानेंटली। यानी वो व्यक्ति एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट था जो बहुत गहराई तक दुश्मन के अंदर काम कर रहा था। डीप कवर का मतलब होता है ऐसी पहचान जो इतनी मजबूत हो कि कोई शक तक न करे। इसका मतलब साफ था, वो व्यक्ति सिर्फ एक जासूस नहीं था, वो दुश्मन के सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। उस दस्तावेज के नीचे एक लाइन और लिखी थी, ओरिजिन अनसर्टन, पॉसिबली नॉन इंडियन। यानी वो व्यक्ति शायद भारतीय नहीं था। कमरे में बैठे सभी लोग हैरान थे। अगर वो भारतीय नहीं था तो फिर वो भारत की मदद क्यों कर रहा था? यहीं से कहानी एक नई मोड़ पर पहुंचती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कारगिल के समय दुश्मन की सेना के अंदर भी कई ऐसे लोग थे जो इस ऑपरेशन से सहमत नहीं थे। कुछ लोग इसे एक गलत कदम मानते थे, कुछ को लगता था कि ये एक बड़ा जोखिम है, और कुछ बस इंसानियत के नाते इसके खिलाफ थे। क्या ये संभव है कि उन्हीं में से कोई एक भारत की मदद कर रहा था, या फिर वो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका अपना कोई निजी मकसद था? कुछ सूत्रों के अनुसार वो व्यक्ति एक कम्युनिकेशन यूनिट से जुड़ा हो सकता था, क्योंकि उसे हर बार सटीक और ताजा जानकारी मिलती थी। और सबसे बड़ी बात, वो जानता था कि कब कॉल करना है और क्या कहना है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो अचानक गायब क्यों हो गया? इस सवाल का जवाब शायद एक और दस्तावेज में छिपा था, एक रिपोर्ट जो कभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई। उसमें लिखा था, सस्पेक्टेड एक्सपोजर ऑफ इंटरनल लीक, इमीडिएट कंटेनमेंट मेजर्स टेकन। यानी दुश्मन को शक हो चुका था और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। अब कंटेनमेंट मेजर्स का मतलब क्या होता है, यह समझना मुश्किल नहीं है। जासूसी की दुनिया में जब कोई पकड़ा जाता है तो उसे बचाने का मौका बहुत कम होता है, और अगर वो दुश्मन के बीच हो तो अंजाम लगभग तय होता है। क्या उस अनजान जासूस के साथ भी ऐसा ही हुआ? कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन कुछ संकेत, कुछ अधूरी बातें और कुछ चुप्पियां ये इशारा करती हैं कि शायद उसने अपनी जान की कीमत पर यह जानकारी दी। और अगर ये सच है तो वो सिर्फ एक जासूस नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने बिना किसी पहचान के एक देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ साल बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एक इंटरव्यू में एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछा गया, क्या कारगिल युद्ध में कोई ऐसा राज है जो आज भी छिपा हुआ है? उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर सिर्फ इतना कहा, कुछ कहानियां कभी बताई नहीं जाती क्योंकि उन्हें बताना सही नहीं होता। ये जवाब छोटा था, लेकिन इसका मतलब, क्योंकि अगर उसकी पहचान सामने आती तो कई और राज भी खुल सकते थे। ऐसे राज जो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे सिस्टम से जुड़े थे। और शायद इसीलिए उसका नाम हमेशा के लिए छिपा दिया गया। लेकिन आज जब हम उस युद्ध को याद करते हैं तो हमें सिर्फ उन नामों को नहीं याद रखना चाहिए जो इतिहास की किताबों में लिखे गए हैं। हमें उन नामों को भी याद रखना चाहिए जो कभी सामने नहीं आए। वो लोग जिन्होंने छाया में रहकर काम किया, जिन्होंने बिना किसी पहचान के अपना सब कुछ दे दिया। और शायद वो अनजान जासूस भी उन्हीं में से एक था। एक ऐसा नाम जो कभी सामने नहीं आया, लेकिन जिसकी वजह से कई जिंदगियां बच गईं। और आज भी कारगिल की पहाड़ियों पर बहती हवा शायद उसकी कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जो अधूरी है, रहस्यमयी है, लेकिन सच्ची है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। एक ऐसा हीरो जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता।